स्टूडेंट देखिए अपना आज स्टार्ट कर रहे हैं बीओ और सीनियर सेकेंडरी लेवल का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपन। व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? सीनियर सेकेंडरी लेवल है, इसका मतलब आपको जो नॉलेज का लेवल है कहाँ तक रखना है, 11th और 12th तक। पास्ट एग्जाम के पेपर जो भी आए हैं इस लेवल से ऊपर नहीं आए, लेकिन अपन थोड़ा सा एडवांस में पढ़ेंगे, थोड़ा और गहराई में जाके पढ़ेंगे। व्यवसाय करने के कई प्रारूप हैं, कई फॉर्मेट हैं। आपने देखा होगा बाजार में कई तरह के लोग हैं, कई तरह का बिजनेस कर रहे हैं। आप बताओ किस किस तरीके से व्यापार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा कौन से व्यापार देखने को मिलते हैं आप? तो एक तो आप कह रहे हो सोल प्रोप्राइटर, यानी कि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में पहला प्रारूप है कौन सा? एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व व्यवसाय, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एकल स्वामित्व व्यवसाय, इसमें एक ही आदमी व्यापार करता है। तो सबसे ज्यादा चलन में यही है क्योंकि सबसे आसान है। आप किसी भी दुकानों पे जाओगे देखोगे लिखा रहता है प्रो मतलब प्रोप्राइटर, कि वो अकेला मालिक है। इसके अलावा व्यापार का दूसरा फॉर्मेट है जो केवल भारत में पाया जाता है, वो है HUF। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। तीसरा प्रारूप जो आप देखते हो वो है पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म। इस तरीके से भी लोग व्यापार करते हैं। चौथा प्रारूप जो आप देखते हो वो है कंपनी। पांचवा प्रारूप आप देख रहे हो LLP, जो नया कॉन्सेप्ट आया अभी 2009 से, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। छठा प्रारूप आप देख रहे हो सहकारी समिति, जैसे सरस डेयरी, अमूल, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सातवां प्रारूप जो आप देखते हो सरकारी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये कुछ प्रारूप हैं व्यापार करने के, और भी कई हो सकते हैं पर मोस्टली ये प्रारूप हैं। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो किस में पूछेंगे, एकल स्वामित्व, या फिर किस में पूछेंगे पार्टनरशिप, या फिर किस में पूछेंगे कंपनी। तो इनमें से तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी में भी पूछते हैं पर कभी कभी तो बाई चांस एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तो हो गया फॉर्मेट, व्यापार कैसे करें। आप कहें सर हम कौन सा फॉर्मेट अपनाएं, इसका क्या जवाब दूं? आपको बिजनेस करना है, आप क्या फॉर्मेट में बिजनेस करेंगे? आप खुद अपना धंधा करेंगे, दो लोग मिलके करेंगे, एक कॉर्पोरेट फॉर्मेट में यानी कंपनी बना के करेंगे? इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर एक फॉर्मेट के प्लस भी हैं तो माइनस भी हैं, हर एक के गुण भी हैं और हर एक के दोष भी हैं। ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर कि आपका व्यापार का आकार क्या है, आपकी जोखिम लेने की क्षमता क्या है,
हर एक चीज पे डिपेंड करेगा। तो कौन सा सबसे आदर्श है जिसमें सबसे ज्यादा गुण है? अगर कभी आपसे पूछ लेंगे व्यावसायिक संगठन का सबसे आदर्श प्रारूप कौन सा है, तो आपको आंसर क्या देना है? कंपनी। कि किसी भी व्यवसाय का सबसे आदर्श प्रारूप है। आदर्श किसको कहेंगे? आइडियल किसको कहेंगे? जिसमें सबसे ज्यादा गुण हो। बात समझ में आ रही है? क्या कंपनी में कुछ अवगुण भी है? बताओ, क्या कंपनी में कुछ अवगुण भी है? देखो, ऐसा कुछ होता ही नहीं कि किसी में अवगुण नहीं हो। अब अपने देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र बहुत अच्छी बात है, जनता का, जनता के द्वारा राज किया जाना। आप ही सरकार का चयन करते हो, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। इसमें अल्पसंख्यक का क्या होता है? शोषण। ये सब जिनकी मेजोरिटी आ गई उनकी सरकार बन गई, बाकी देखते रह गए। कंपनी में ये गुण भी है तो अवगुण भी है, लेकिन कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा गुण किसमें है? कंपनी में। इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। जब आप इसको पढ़ोगे तो आप मेरे से 3 एक्ट पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में। एक पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक कंपनी एक्ट 2013 और एक एलएलपी एक्ट 2009। मतलब 2008 है, 2009 से लागू है। यहां तक की बातें समझ में आ गई? ये हमको पढ़ना है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। अब चूंकि बड़ा है तो इसका वेटेज भी है भाई। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? अब 4 से 5 क्वेश्चन वेटेज को आप एक अपने आप में एक सब्जेक्ट मानो। अभी आप बताओ, फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आएंगे? तो एक सब्जेक्ट ये चैप्टर पढ़ लो, बस बराबर हो गया मामला। मैथ्स के कितने आएंगे? एक चैप्टर पढ़ लो खाली। तो ये एक चैप्टर को आप एक क्या मानो? सब्जेक्ट मानो। और इसमें ये मैं मजेदार बात बता देता हूं कि आरपीएससी की औकात ही नहीं है कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जो मैंने नहीं पढ़ाया, पूछ ही नहीं सकते वो। तो जो मैं बोर्ड में बताऊंगा उससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, फिर भी गलत कर आओ तो तुम्हारी इच्छा। तो हम प्रारूप पे बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं किसका? व्यवसाय का। थोड़ा सा हम बिजनेस के बारे में जानते हैं। देखो, बिजनेस का मतलब क्या है? इसके 2 टुकड़े करो, बीजी नेस, तो बन गया बिजनेस, यानी कि व्यस्त रहना, व्यस्त रहना। बिजनेस का मतलब ही यही है। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकाल रहे हैं तो, अगर शब्द से अर्थ निकालें तो व्यवसाय का अर्थ क्या है बताओ? व्यस्त रहना, बिजी रहना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बिजी रहना व्यापार हो, क्योंकि आजकल लोग यूट्यूब पे भी बहुत बिजी हैं। यूट्यूब पे भी बहुत बिजी हैं। कल मैं शाम को घर पहुंचा तो मेरी बेटी मोबाइल पे यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रही थी। तो मैंने कहा ये क्या है? अब ये जो यूट्यूब और ये जो चलाते ना, इंस्टा और एक और आ रहा है आजकल फेसबुक, तो मुझे बड़ी एलर्जी सी होती है। मतलब आप अपना कीमती समय से बर्बाद कर रहे हो। तो मैंने मेरी बेटी से पूछा कि क्योंकि उसकी मम्मी अभी है नहीं, तो उसके मजे हो रखे हैं, क्योंकि देश आजाद है अभी, तो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है मामला। तो वो मजे में लगी रहती है सारे दिन। मेरी मम्मी ने कहा कि ये तो सारे दिन तेरे सामने देख रही है, सोच ले, तो सारे दिन ही मोबाइल में लगी रहती है। तो मैंने उससे पूछा, बेटा क्या देख रही है? सुभाष चंद्र बोस को देख रही है? महात्मा गांधी को सुन रही है? बोला नहीं पापा, अब कोई एक आदमी था, उसकी कॉमेडी सुन रही थी, और वो भी मारवाड़ी, कोई जीतिया जीतिया करके था। सुना है क्या आपने भी? ये देखो सोशल मीडिया। अब वो सुन रही है उसको मारवाड़ी में, उसको वो मारवाड़ी बड़ी समझ में आ रही थी।
तो मैंने कहा दिखा क्या सुन रही है, मैंने कहा फालतू बकवास, कोई लेना देना नहीं। तो मैंने कहा बेटा ये क्या है, ये सब ये क्या फर्जी चीजें करती रहती है, क्या फर्जी चीजें देख रही है। बोले पापा आपको मालूम है इसके कितने फॉलोवर हैं जितने आपके नहीं है। भाई हमारे सर्जन के कितने सब्सक्राइबर होंगे, 8,000, 10,000, 20,000। बोले इसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, क्या बात कर रही है। बोले देखो, गजब है। मतलब जमा कर बिजी हैं लोग, बिना काम के बिजी हैं। अब सोचो अगर यूट्यूबर ये नहीं होता तो तुम्हारा तो जीवन संकट में आ जाता। यार करें तो क्या करें, तो क्या वो व्यवसाय हो गया? व्यवस्थ रहना व्यवसाय नहीं होता, क्योंकि जो भी मानवीय क्रियाएं हैं, इंसान जो भी क्रिया करता है वो दो तरह की होती हैं। मानवीय क्रियाएं दो तरीके की होती हैं। कैसी कैसी? या तो आप क्रिया करोगे आर्थिक क्रिया, या तो आर्थिक क्रिया करोगे जिसमें कोई ना कोई धन कमाओगे, और या फिर क्या करोगे अनार्थिक। हम ऐसी भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारा उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं होता, जैसे गृहिणी द्वारा घर में खाना बनाना, बीजी तो वो भी है। मंदिर में पूजा करना, बीजी तो वो भी है। और काम में तो है ही, पर ये अनार्थिक क्रिया है। और अनार्थिक क्रिया कभी भी व्यवसाय नहीं होती। तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, कह सकता हूं। आर्थिक क्रिया मतलब जिसका उद्देश्य धन कमाना है। तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यह शब्द किसने कही? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, यह कथन किसने कहा? तो इसका आंसर क्या है? फॉरमैन। फॉरमैन। समझ में आ गया? इस धरती पर इतने जीव जंतु हैं, इतने प्राणी हैं, सजीव जिंदा, नवचर, जलचर, फलचर, कई लोग हैं। क्या सब लोग व्यवसाय करते हैं? बताओ। ये जो गली मोहल्ले के कुत्ते हैं बिजनेस करते हैं क्या? गाय बिजनेस कौन कर रहा है? सिर्फ मानव। तो व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है जो इंसानों के बीच में होती है। व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है। व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है। समझ में आ रही बात? यह कथन किसने कहा? प्रोफेसर हेने ने। व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है, यह कहा किसने? प्रोफेसर हेने ने। और आर्थिक क्रिया है फॉरमैन ने, क्योंकि मानव के बीच में व्यवसाय होगा। और मानव कहां रहता है? बताओ कहां रहता है? समाज में। और समाज का एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समाज का नियम क्या है? गिव एंड टेक, देना और लेना। कल मैं मेरे साले के बच्चे की मेडिकल कॉलेज गया था। उनकी कोई पेरेंट्स स्टूडेंट टीचिंग मीटिंग थी, पीटीएम बोलते हो ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो आजकल मेडिकल कॉलेज वाले भी लेने लग गए। मैं गया तो वो वहां पे 4-5 प्रोफेसर थे, वो स्पीच दे रहे थे, डॉक्टर थे सब लोग। बड़े उदास मन से कह रहे थे जी मेडिकल का भविष्य कैसे सुधरे। बोला हमारे कॉलेज में पेज में 300 स्टूडेंट है, क्लास में 40 आते हैं। बोला बाकी कहाँ है? बाकी हॉस्टल में पढ़े रहते हैं, पढ़ते नहीं मेडिकल वाले, सारे दिन बदमाशी। तो वहां एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात कही कि आप एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो
तो आपको पहले बहुत अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे इंसान नहीं हो तो अच्छे डॉक्टर तो कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप इस समाज में रह रहे हो। आज देखो मैं इस समाज में हूँ, मुझे पैसा कमाना है और मैं आप लोगों से पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य आज की डेट में क्या नहीं है, लाभ कमाना नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ बना के लाभ नहीं कमा सकते। आपको समाज को वस्तु या सेवा देनी पड़ेगी और उसके बदले में आप क्या करोगे, लाभ की प्राप्ति। तो व्यवसाय से व्यवसायी को लाभ की प्राप्ति होती है, तो बदले में समाज को वस्तु या सेवा की प्राप्ति होती है। ये गिव एंड टेक का मामला है। अब चूंकि आपको समाज में रह के काम करना है, इसलिए व्यवसाय एक सामाजिक क्रिया है। व्यवसाय एक सामाजिक क्रिया है। यह कथन किसने कहा, पीटर एफ ड्रकर ने। किनके, फॉरमैन, एने, पीटर एफ ड्रकर। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, मानवीय क्रिया है और सामाजिक क्रिया है। समझ में आ गया? तो बताओ व्यवसाय किसका अंग है? व्यवसाय किसका अंग है? समाज का अंग है। यह कथन किसने कहा? व्यवसाय समाज का अंग है। आज आप समाज से अलग जाके व्यवसाय नहीं कर सकते। ये बात भी किसने कही है? पीटर एफ ड्रकर ने। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्यवसाय समाज का क्या है, एक अंग है। ये बात भी किसने कही है? पीटर एफ ड्रकर। मुझे बताओ यहां तक की बातें समझ में आ रही है? आपके कोर्स में बिजनेस नहीं है, आपके कोर्स में क्या है? व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। लेकिन मैं आपको पिछली बार का ही फर्स्ट ग्रेड का पेपर कराऊंगा अभी, कि व्यवसाय के टॉपिक पे 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है तो वो कोर्स में नहीं है। अब ऐसे तो ऑडिट में लिखा हुआ था अंकेक्षण का अर्थ और उद्देश्य, और अर्थ उद्देश्य तो अपना पहले दिन ही हो गया था। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस उतना ही पढ़ना है। हमने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी पढ़े, उसकी हिस्ट्री भी पढ़ी, ठीक है, फिर अपने कई तरीके की चीजें पढ़ी। तो सिलेबस तो एक इंट्रोडक्शन होता है कि हम इस पॉइंट पे पूछेंगे, और उस पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। अब बताओ व्यवसाय क्या है? मानवीय क्रिया। मानव 2 तरह की क्रियाएं करता है, आर्थिक और अनार्थिक। अनार्थिक क्रिया तो कभी व्यापार हो ही नहीं सकती। अब क्या सभी आर्थिक क्रियाएं व्यापार होती हैं? बताओ, क्या सभी आर्थिक क्रियाएं व्यापार होती हैं या नहीं होती? चलो आप बताओ, आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गए, फिर क्या करोगे? नौकरी करेंगे साहब, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आर्थिक क्रिया है। अब रोज सुबह टिफिन लेके जाओगे, शाम को खाली करके ले आओगे। नहीं समझे? और आपको पैसा भी मिलेगा। बिना पैसों के तो आप नौकरी करने से रहे। तो कैसी क्रिया? तो क्या आप इसको व्यवसाय कहेंगे? ये तो नौकरी है। तो यहां आर्थिक क्रिया की बात करूं तो कई तरह की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। बेसिकली मैं आपको 2-3 बता रहा हूं यहाँ पे। एक होता है व्यवसाय, एक होता है प्रोफेशन, और एक होती है नौकरी। तो नौकरी व्यवसाय में नहीं आती, नौकरी व्यवसाय में नहीं आती। लेकिन व्यवसाय और प्रोफेशन एक ही बात है। बस बिजनेस में क्या करते हो आप, व्यापार में क्या करते हो? वस्तुओं का, बताओ, लेन देन करते हो मुद्रा के बदले में। और प्रोफेशनल आदमी क्या करता है? सेवा देता है। नौकरी करने वाला सेवा तो दे रहा है, पर व्यापार नहीं है, कि क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। वहां पे मालिक और नौकर का संबंध है। ये बातें समझ में आ रही है क्या? तो नोट करके एक बात लिख दूं कि, सभी
व्यवसाय आर्थिक क्रिया है, किंतु सभी आर्थिक क्रिया व्यवसाय नहीं है। जितने भी बिजनेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पर सारी की सारी आर्थिक क्रिया व्यापार हो ये जरूरी नहीं। ये बात समझ में आई? क्या समझे बताओ? भाई आप नौकरी कर रहे हो, आर्थिक क्रिया तो है ही, पर ये व्यापार नहीं है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, आय के स्रोत क्या होते हैं ये बताओ। आय के स्रोत, आपको अगर पैसा कमाना है तो उसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो आय के स्रोत में क्या क्या हो सकता है? या तो आप क्या करोगे, व्यवसाय करोगे, तो व्यवसायी को हमेशा क्या मिलता है? लाभ की प्राप्ति। बिजनेस करने वाले को हमेशा क्या मिलेगा बताओ? लाभ। या फिर आप क्या करोगे, क्या करोगे बताओ? नौकरी। पैसा कैसे कमाओगे? या तो व्यापार करके या नौकरी करके। नौकरी करने वाले को क्या मिलता है? वेतन। या फिर क्या करोगे, हमारे जैसे प्रोफेशन में आ जाओगे। पैसा, पैसा करने वाले को क्या मिलती है? फीस। हम लोगों को क्या मिलता है? फीस। समझ में आ रहा है? या फिर आप क्या करोगे बताओ? धंधा। या आप कोई ना कोई धंधा करोगे, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन करने वाले को क्या मिलती है? मजदूरी। ये मजदूरी करने वाले लोग हैं। या फिर आप क्या करोगे? दलाली। दूसरे का माल उठाया और बिकवा दिया, तो दलाल को क्या मिलता है? कमीशन। ये कुछ आय के हमारे क्या हैं? स्रोत हैं। समझ में आ रहा है? यहां तक की बातें क्लियर है क्या? ये मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ब्रोकरेज। ये तरीके समझ में आ रहे हैं? चलो अब थोड़ी सी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे सबसे पहला व्यवसाय कौन सा था, इतिहास बताओ। मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा किए जाने वाला सर्वप्रथम व्यवसाय बताओ। अब मैं आपको थोड़ी सी क्या बताने जा रहा हूं? हिस्ट्री। मानव द्वारा किया जाने वाला, किया जाने वाला सर्वप्रथम व्यवसाय, फर्स्ट बिजनेस बाय ह्यूमन बीइंग। बताओ बच्चों, सब जानते हो आप, मनुष्य ने शुरुआत किससे की थी? कृषि, एग्रीकल्चर। क्योंकि भूख से व्यापार पैदा हुआ, मनुष्य को भूख लगी, उसने खेतीबाड़ी करनी शुरू करी। आज भी हिंदुस्तान में तो 60% व्यापार करेंगे एग्रीकल्चर ही है। अब हुआ क्या, जब कृषि व्यवसाय स्टार्ट हुआ तो कृषि का सहायक व्यवसाय भी उत्पन्न हुआ। कृषि का सहायक व्यवसाय, भाई एग्रीकल्चर के साथ में दूसरी एक्टिविटी शुरू हुई, और वो क्या शुरू हुई? पशुपालन। लोगों ने जानवर पालने शुरू किए। तो खेती बाड़ी और पशुपालन ये शुरुआती दौर के बिजनेस थी।
अब हम भारत की बात करते हैं। भारत का सर्वप्रथम उद्योग, भारत का सबसे पहला उद्योग कौन सा जनरेट हुआ जी? सबसे पहला उद्योग कहाँ लगा था? 1818 में। कहाँ पर लगा था? कोलकाता में। और कौन सा उद्योग था? सूती वस्त्र उद्योग। अब तो आज की डेट में तो साहब व्यापार के रूप आरूप सब बदल चुके हैं। ये इसकी हिस्ट्री रही है व्यापार की। समझ में आ रही बात? देखो, फर्स्ट बिजनेस डन बाय ह्यूमन बीइंग क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक है। सब्सिडरी बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर इज, बताओ क्या है? पशुपालन। और भारत का पहला उद्योग कौन सा है? फर्स्ट इंडस्ट्री गारमेंट कौन सा? कॉटन गारमेंट का, सूती वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता में हुआ था। यहां तक की बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा एक बेसिक चीज और बता देता हूं। व्यवसाय का उद्देश्य क्या रहा है उससे पहले बताओ, व्यवसाय की उत्पत्ति कहां से हुई? बिजनेस का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ किससे? वस्तु विनिमय से, वाटर। वस्तु विनिमय, वाटर। समझ गए? यानी कि पहले मुद्रा का कोई लेन देन नहीं था। मुद्रा तो बाद में आई है। पहले वस्तु के बदले लोग वस्तु देते थे। बहुत समय तक इंडिया में यही चलता था, मुद्रा होती ही नहीं थी। तो वस्तु विनिमय से व्यवसाय की उत्पत्ति हुई। यहां तक की बातें समझ में आ रही है? फिर आपसे कोई पूछे कि साहब व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, बताओ। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना नो डाउट उद्देश्य है, लेकिन आज की डेट में केवल लाभ कमाना आपका एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। तो इसलिए उद्देश्य को मैं दो पार्ट में डाल रहा हूं, प्राइमरी ऑब्जेक्ट और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताओ? लाभ कमाना। आप लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करते हो। यदि आप सेवा भाव से कोई संस्था चला रहे हो तो वो एनजीओ एनपीओ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं। व्यापारी का काम ही क्या है बताओ? लाभ कमाना। ये बात समझ में आ गई? लेकिन केवल मात्र लाभ कमाना व्यवसाय का आज की डेट में क्या हो सकता है बताओ? एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। तो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या है बताओ? सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या है? ग्राहक संतुष्टि। ग्राहक संतुष्टि। देखो, आपका कस्टमर जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा आपका बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। मैं आपको मेरी आप बीती घटना सुनाता हूं। सन 2011 की बात है। मैं कंपटीशन लाइन में, टीचिंग लाइन में आया। देखो क्या होता है, कोई भी फील्ड में आप काम शुरू करते हो और जब आपको लोग नहीं जानते तो आपका सिक्का चलता नहीं है। तो साहब मैंने पढ़ाना शुरू किया कंपटीशन लाइन में। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था, एस विवेकानंद। ठीक है, उसके ऑनर थे जोशी जी। वो अभी तो कोरोना में चल बसे। और आपको सरप्राइज होगा जान के कि वो आदमी ब्लाइंड था। जानते हो? दोनों आंखों से अंधा, ब्लाइंड। और जयपुर का कोई ऐसा टीचर नहीं है और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट वाला नहीं है जो वहां नहीं पढ़ाया हुआ हो। चाहे वो आज कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट हो उसका, सब वहां पढ़ाए हुए हैं। और वो अंधा आदमी था और वो हमारे जैसे लोगों को हायर करता था।
जोश था अगले में, अच्छे आदमी थे। तो साहब जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी आप ऑडिट पढ़ा दो। मैं ऑडिट पढ़ाता था विद्यासागर में, तो उनको मालूम था भाई ऑडिट के टीचर हैं, मुझे बुला लिया, मुझे पढ़ा देंगे। लेकिन मेरे साथ में वहां समस्या क्या आई कि कंपटीशन वाले बच्चे और कंपटीशन वाली कोचिंग ऑडिट को सब्जेक्ट ही नहीं समझते थे। सब्जेक्ट किसको मानते थे वो? अकाउंट्स को। और पूरे जयपुर में अकाउंट्स के टीचर ही क्या पढ़ाते थे? ऑडिट। और अकाउंट्स पढ़ाते 2 महीने और ऑडिट पढ़ाते 5 दिन। तो उन्होंने मुझे कहा सर ये ऑडिट पढ़ानी है, हम पढ़ा देंगे। मैं कहा कितने लेक्चर लगेंगे आपके? मैं कहा मैं गिन के नहीं पढ़ाता साहब। नहीं एक टेंटेटिव आइडिया तो दो सर, हमारी व्यवस्था वैसी करनी है। मैं कहा सिलेबस दिखाओ। मैंने सिलेबस देखा जूनियर अकाउंटेंट का, उन दिनों में 7 पॉइंट आते थे सिलेबस में। अंकेक्षण का अर्थ उद्देश्य, फिर उसी में लिखा होता अंकेक्षण प्रविधि, अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण नियोजन, नैतिक जांच, नमूना जांच, ठीक है। फिर दूसरा था प्रमाणन, तीसरा सत्यापन, फिर कंपनी अंकेक्षण, कंपनी अंकेक्षण के अधिकार दायित्व, फिर रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, आंतरिक नियंत्रण तंत्र। मैंने कहा कुछ तो बचा ही नहीं इसमें। तो कहेंगे तो कंप्लीट सीए का कोर्स है। मैं कहा साहब इसमें कम से कम मेरे को 2 महीने लगेंगे, 60 लेक्चर लगेंगे कम से कम। मैंने इतना ही बोला था, जोशी जी कोमा में चले गए। बोले रे साहब 5 दिन का काम आप 60 दिन लगाओगे? मैं कहा 60 दिन भी सर मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, हम 4-4 महीने तक कराते हैं कोर्स, ये इतना बड़ा कोर्स है। बोला हम तो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, हमने तो 5-5 दिन में कराया। मैंने कहा आपने पता नहीं कैसे कराया, पर ये कोर्स इतने दिन का है। मालूम उन्होंने मुझे क्या कहा? देखो जी आपकी इच्छा हो जितने दिन में कराओ, मैं तो 15,000 रुपये दूंगा आपको एक बेच के। कितने रुपए? 15,000 रुपये। मैं आपसे छुपा नहीं रहा हूँ कुछ, मेरे को 15,000 रुपये मिलते थे केवल। बच्चों को लगता था भाई बहुत पैसा कमा रहे हम, सर मैं तो 15,000 रुपये कमाता था। एक बेच में 150 स्टूडेंट 2 महीने तक पढ़ा रहा हूँ, और रुपए कितने मिले? 15,000 रुपये। मैं कहा यार ये क्या रेट है? मैं कहा इतने कम पैसे, आप तो एक बच्चे से 15,000 ले रहे हो और मेरे से 150 पढ़ा रहे हो। एक बच्चे की फीस में फैकल्टी फ्री, तो कमाई तो इंस्टीट्यूट वाले करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार मेरे को पढ़ाने दो। पढ़ाने लगाना तो मैंने कभी ये दिमाग नहीं लगाया कि रुपये 15,000 मिल रहे हैं। तो 15,000 में अब आप बताओ मूंगफली के पैसे दो, बादाम की बर्फी कैसे मिलेगी? पैसे किसके दे रहे हो? मूंगफली के, और चाहिए क्या? बादाम। पर मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया। मैंने 60 लेक्चर की बात करी थी, 85 लेक्चर में कोर्स कराया, और रुपए कितने मिले? और मैंने 32 पेज पढ़ाए, सोचो 32 पेज पढ़ाए थे मैंने वहां पे, 32 पेज, और केवल किस रेट में? 15,000 में। तो रोज फीलिंग होता था कि यार चमके शोषण हो रहा है। और वो भाई मशीन ले आए नोट गिनने के लिए, वो नोट गिन रहे हमारे सामने ही, हर हर नोट आ रहे। तो डेली कोई बच्चा दे जाना देना, और 32 पेज 4,500 स्टूडेंट पढ़ाए, एक स्टूडेंट की फीस 15,000, उनके कलेक्शन करोड़ों में। यहाँ रुपए आ रहे हैं 3 लाख, वो भी 2 साल में आए। मैं कहा कोई नहीं। अब क्या हुआ साहब, जब मैंने काम किया ना तो मुझे लाभ तो कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि मैं इतना टाइम देके इतने पैसे तो मैं कहीं कमा लेता, और मैं अगर शेयर मार्केट में दे देता ना 15 मिनट तो ही कमा लेता, कहीं को अपना टाइम खराब करूं। लेकिन मेरे को एक फायदा मिला कि मेरे से जो पढ़ गया ना, वो मुझे मालूम था कि वो कहीं पढ़ने लायक नहीं रहेगा। जो मेरे से पढ़ गया ना वो किसी और से पढ़ने लायक नहीं रहेगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस था। और हुआ क्या, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, 2,500 बच्चे सेलेक्ट हो गए। अब वो सेलेक्ट हो गए तो उनके भाई बहन सब नाम पूछते पूछते आ रहे हैं, ऑडिट कौन पढ़ाएगा, अकाउंट्स कौन पढ़ाएगा, हमें तो वही चाहिए। तो मैनेजर मनीष ने कहा यार बहुत हो गया शोषण। मैं कहा या तो इनसे पर स्टूडेंट की बात करो या इसको छोड़ो। समझ रहे हो? व्यापार में आपका उद्देश्य अगर केवल लाभ कमाना है
तो ये आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? तो ये लाभ कमाना आपका प्राथमिक उद्देश्य कैसा? शॉर्ट टर्म। आपका अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपका व्यवसाय चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। फिर हमने हमारी शर्तों पे काम करना शुरू किया, बात समझो। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ हमेशा, हर जगह। जब मैं सीए की लाइन में गया तो मालूम है मेरे को क्या रेट मिलती थी वहां पढ़ाने के लिए? स्टार्टिंग में 225 रुपए पर घंटे। अब आप लगाओ हिसाब, अगर मैं 5 घंटे पढ़ा रहा हूं तो 1000 रुपए मिलते थे पूरे दिन में। 225 रुपए पर घंटे। और नियम कायदे कैसे होते थे? 7 से 8 की क्लास है साहब। अगर आप 7:10 पे आए हो तो 10 मिनट के 100 रुपए कटेंगे। और अंगूठा लगाने वाली मशीन लगा रखी थी। ये इतनी दादागिरी करते थे इंस्टीट्यूट वाले, समझ रहे हो? आज मशीन पे हम अंगूठा ही नहीं लगाते। जैसा कि जाता हूं मैं, मेरे हिसाब से जाता हूं, मेरे हिसाब से पढ़ाता हूं, मुझे कोई कुछ बोलता ही नहीं। कारण क्या है? ग्राहक संतुष्टि। अगर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन दोगे तो व्यापार चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये बात समझ में आ गई बिजनेस का उद्देश्य। अब हम बात करते हैं व्यवसाय से उपयोगिता का सर्जन, यूटिलिटी। कोई भी व्यवसाय जो होगा वो यूटिलिटी जरूर जनरेट करके देगा, नहीं तो समाज क्यों जुड़ेगा उससे? तो बताओ कितने प्रकार की उपयोगिता का सर्जन व्यवसाय से होता है? कई किताबों में कितने प्रकार की लिखी हुई है? 4, लेकिन नॉर्मली कितनी है? 5। किसी भी व्यवसाय से 5 प्रकार की उपयोगिता का क्या होता है? सर्जन होता है। ये बात समझ में आ गई? सबसे पहली उपयोगिता है रूप उपयोगिता, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, रूप उपयोगिता। बात समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं ये कहां से आए? कपड़ा किससे बना? तो ये आपकी जो ड्रेस है किससे बनी? कपास से। कपास से बना धागा, धागे से बना आपका फैब्रिक, फिर सिलाई करके कपड़ा बना। अपने आप बन गया कि बनाया? कौन बना रहा है? व्यवसायी। इसको कहते हैं रूप उपयोगिता, यानी कि आकार परिवर्तित करना। आकार परिवर्तित। क्या आकार परिवर्तित कर दिया? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, कच्चे माल से निर्मित माल। नॉर्मली इसमें कौन आते हैं? उद्योग, इंडस्ट्री, जो क्या करते हैं? आपको रूप उपयोगिता प्रदान करते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? दूसरा है बच्चों अधिकार उपयोगिता। अधिकार उपयोगिता, ऑनरशिप। अधिकार उपयोगिता, ऑनरशिप। बताओ क्या समझे? ये जो आप कॉपी में लिख रहे हो ये किसकी कॉपी है? आपकी है। मालिक हो आप इसके? क्या आपने बनाई है? कागज आपने बनाए, फिर भी आप मालिक बन गए, क्योंकि व्यवसाय आपको स्वामित्व प्रदान करता है, आपको ओनरशिप ट्रांसफर करता है, और आप उस वस्तु के या सेवा के क्या बन जाते हो? मालिक। तो व्यवसाय से अधिकार उपयोगिता का भी सृजन होता है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तीसरी होती है बच्चों समय उपयोगिता। समय उपयोगिता, बताओ क्या समझे इसका मतलब? हाँ, ये आपको वस्तु को समय पर क्या करवाते हैं? उपलब्ध कराते हैं।
यथा समय वस्तु की उपलब्धि, आपको जब जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। यथा समय पर वस्तु की उपलब्धि, आपको समय पर वस्तु की उपलब्धि मिल जाएगी। किसकी वजह से? व्यवसाय की वजह से। अभी आप देखो, बाजार में जाओ, फर्स्ट ग्रेड की किताबें ढूंढो, कुछ गाइड ढूंढो, तो आपको भी कम मिलेंगी, और जो ही वैकेंसी आ जाएगी बाजार में वो चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि समय पर चीजें क्या करते हैं, आपको उपलब्ध कराते हैं। जहां जब आवश्यकता होती है उस समय आपको वस्तु उपलब्ध करा के आपकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। एक है बच्चों स्थान उपयोगिता। स्थान उपयोगिता, प्लेस यूटिलिटी। अच्छा ये बताओ, सेब खाई है आपने? एप्पल कहाँ उगती हैं? पहाड़ी इलाकों में। सेब तो पहाड़ी इलाकों में उगेगी। और सबसे ज्यादा फेमस सेब कौन सी है? कश्मीरी। देखो नाम सुना हुआ सबका, बहुत मीठी और लाल। क्या जयपुर में मिलती है? बिल्कुल। आज जयपुर में क्या नहीं मिलता, सब मिलेगा। आप बताओ, फलों का राजा कौन और आमों का राजा कौन? आपूस आम। आम कई प्रकार के होते हैं, आपूस, सफेदा, लंगड़ा, तोता, कई तरह के आम होते हैं। तोता आम से मेरे को कहानी याद आई। मैं जब बहुत छोटा था तो मैं अपनी बहन के ससुराल गया पहली बार, पर मैं बहुत छोटा था उस टाइम, मुझे ज्यादा समझ थी नहीं। मेरी मम्मी ने मेरे को मेरी बहन के ससुराल भेजा। अब हम लोग क्या शेखावाटी साइड गए, हमारे शेखावाटी साइड में चलन क्या है कि गुरु के, बहन के और मंदिर में खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। आप बहन बेटी के घर जाओ कुछ लेके जाओ, गुरु के यहाँ जाओ कुछ भेंट दो, मंदिर में जाओ कुछ भेंट दो। ये शेखावटी में हमारे डायलॉग है। तो हम बहन बेटी के खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं। अब मेरी बहन का ससुराल सूरत, और मैं गया यहाँ से, तो क्या लेके जाऊं इतना वजन। तो मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दिए, बोले बेटा एक काम करना, जब तू सूरत उतरे तो एक आम की पेटी खरीद लेना पूरी, और वो पेटी लेके तेरी बहन के ससुराल जाना। ठीक है। मैं सूरत उतरा और मैंने कहा आम की पेटी लेते, वहां कई तरह के आम। तो मैंने कहा यार ये कौन सा आम लूं, ये तो मम्मी ने बताया नहीं। तो वहां पे एक तोता आम था, तोता आम। और मैंने बचपन में कहानी सुन रखी थी कि जिस फल फ्रूट को तोता मार गया चोंच, वो मीठा हो जाएगा। तो मैंने कहा तो आम ही तोता है, तो बहुत मीठा होगा। अब मैंने कहा आज मेरी बहन को मीठे आम खिलाऊंगा। तो मैंने कहा भाई साहब तोता आम दे दो, और वो बहुत सस्ते आम थे। तो मैं पूरी पेटी ले गया, पेटी ले गया, बहन के घर गया। बहन खूब खुश हुई मेरे को देख के, चाय पानी पिलाई। फिर बोले क्या लाया भाई? मैं कहा दीदी आज आपके लिए आम लाया हूँ टॉप के। बोले कहाँ से लाया? यहीं से खरीद के लाया हूँ। दीदी ने वो पेटी खोली, अरे बोला बेवकूफ ये क्या उठा लाया, मेरा ससुराल है ये, मेरी सास देखेगी और बोलेगी तेरे भाई को कल भी नहीं है क्या? मैंने कहा क्यों? तोता आम लाया हूं। बोले रुक अभी तेरा तोता निकाल दूं। एक आम निकाल के उसने काटा, काटते पूरे घर में स्मेल फैल गई। बोले ये तोता आम अपन लोग नहीं खाते। जब वापस से गया दूसरे ले गया। आप समझ रहे हो? अब वो आम, आपूस आम, तोता आम, ये कहां मिलते थे? सूरत। आज जयपुर में मिलते हैं। जो कश्मीरी सेब कश्मीर में मिलती थी, आज कहां मिलती है? किसकी वजह से? व्यवसाय की वजह से। यानी कि यथा स्थान पर आपको जो चीज चाहिए, वस्तु की उपलब्धि। अब आप बताओ, समोसे खाए हैं क्या आपने? जयपुर के सबसे फेमस समोसे बताओ किसके हैं? फिर क्या खाए हैं? अरे खाए का छोटा नहीं, बहुत दुकान ही समोसे की है ना। अभी सबसे ज्यादा कौन से चल रहे हैं मालूम है? ठग्गू के। नहीं खाए? इसका मतलब तुम समोसे के शौकीन नहीं हो। अरे ऐसा मौसम है, समोसे तो खाओ। फिर कब खाओगे?
बहुत महंगे हैं यार, इस भैंस को खिलाने में 4,000 रुपये लग जाने। देखो आपको वर्चुअल खिला देता हूं, वर्चुअल ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का जमाना है। ठगू के समोसे, ये देखो ये दुकान है ठगू के समोसे, ये देखो दिखाता हूं आपको, ये ठगू के समोसे, मेन्यू दिखाते हैं आपको, मेन्यू ये देखो, ये है समोसे, ठगू के समोसे। भी तो थोड़ा कट रहा है, कई तरह के आते हैं इसके, पनीर के, तंदूरी पनीर के, मतलब ये नहीं खाली आलू के समोसे हैं, और चॉकलेट समोसे भी हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है ये, मतलब 150 तरह के समोसे हैं, और 35-35, 40-40 रुपए के। और आप खाना चाहो तो अभी की अभी यहीं आ जाएंगे। सर यहाँ कैसे आ जाएंगे, ठगू की दुकान तो यहाँ है ही नहीं, तो कौन ला के देगा? स्विगी, जोमेटो, ये व्यापार है। यथा स्थान पर आपको वस्तु की क्या मिल जाएगी? उपलब्धि। और एक है बच्चों ज्ञान उपयोगिता, ज्ञान उपयोगिता व्यवसाय से ग्राहक के ज्ञान में भी क्या होती है? वृद्धि, क्योंकि आपको चीजों के बारे में वो बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये फायदा है। और अभी देखो, पहले लोगों की किडनी खराब हो जाती थी तो वो जी नहीं पाते थे और मर जाते थे, लेकिन अब इतनी चीजें डेवलप हो गई कि आपकी दोनों किडनी खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक वीक में 3 बार क्या कराओ? डायलिसिस कराओ, और चलता रहेगा। 1,200 रुपए का डायलिसिस होता है और 2 घंटे का काम है। तो कई ऐसे ऐसे पेशेंट हैं, 2 घंटे जाते हैं, डायलिसिस कराते हैं, दुकान जाते हैं, बस अपना काम चला रहे हैं। अब आपको ये बस ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर और कैसे है, और ये ज्ञान आपको कौन प्रोवाइड करवाता है? व्यवसाय। तो व्यवसाय से कितने प्रकार की उपयोगिता का सर्जन हो गया? 5। ये कुछ बेसिक चीज मैंने आपको कराई, अभी तो चैप्टर शुरू ही नहीं किया अपन ने। अब एक आखिरी पॉइंट करा रहा हूं इंट्रोडक्शन में, फिर अपन स्टार्ट कर देंगे व्यवसायिक संगठन के प्रारूप। आखिरी चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं व्यवसाय। इसको क्या कहोगे? बिजनेस। बताओ व्यवसाय कितने प्रकार का होता है? व्यवसाय 2 प्रकार के होते हैं। व्यवसाय कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो उद्योग, उद्योग, उद्योग मतलब इंडस्ट्री, और एक वाणिज्य, वाणिज्य, वाणिज्य मतलब कॉमर्स। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग, और तृतीयक या सेवा उद्योग। बताओ प्राथमिक उद्योग का मतलब क्या है? ये ऐसे उद्योग हैं जिसमें मनुष्य से ज्यादा प्रकृति की भूमिका है, इसमें मनुष्य का रोल कम है और नेचर का रोल ज्यादा है। हमें जो भी चीजें मिलती हैं प्रकृति से मिलती हैं, फिर हम उसको फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। कच्चे माल से क्या बना देते हैं? पक्का माल बना देते हैं। वो कौन सा उद्योग? द्वितीयक। और ये कौन से उद्योग? प्राथमिक। और इन सब चीजों को करने के लिए क्या देनी पड़ती है? सेवाएं। जैसे माल इधर उधर आना है तो ट्रांसपोर्ट, पैसा चाहिए तो बैंकिंग, रिस्क खत्म करनी है तो बीमा। समझ रहे हो? ये सब किस में आ गई? सेवा उद्योग में। प्राथमिक उद्योग कितने प्रकार का? बताओ, पढ़ा हुआ है अगर आपका कभी तो। ये चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है,
फिर भी मैं करा रहा हूं क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेते हैं। पहले उद्योग के बारे में बात करते हैं। व्यवसाय दो प्रकार के, कौन कौन से? उद्योग और वाणिज्य। उद्योग कितने प्रकार के? प्राथमिक, द्वितीयक और प्राथमिक उद्योग कितने प्रकार के? तो ये चार्ट बना लो, समझा देता हूं। निष्कर्षण उद्योग और जननिक उद्योग, एक्सट्रैक्शन और जेनेटिक। बताओ, इंग्लिश में बता देता हूं आपको, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। ठीक है, ये बिजनेस दो टाइप के होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री तीन टाइप की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेटरी, यानी कि तृतीयक। प्राइमरी दो प्रकार के, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। यानी कि प्राथमिक उद्योग होते हैं निष्कर्ष और जननी। क्या समझे बताओ? निष्कर्षण उद्योग किसको कहते हो आप? जो निष्कर्षण किया जाए, निकाला जाए। कहां से निकालें? या तो भूगर्भ से, या समुद्र तल से, या वनों से, जैसे पेड़ों से लाख निकालना, रबड़ निकालना। ठीक है, भूगर्भ से आपका मार्बल निकालना, माइंस वगैरह से। ये सब जो निकाला जाए वो क्या है? निष्कर्षण। तो इसमें भूमिका किसकी? प्रकृति की। ये प्रकृति में है, इसे आप निकाल पा रहे हो। और जननिक उद्योग क्या है? जो प्रजनन के माध्यम से आपको प्राप्त हो, जैसे कृषि, जैसे पशुपालन। ये सब किस में आएंगे? जननिक में। समझ में आ गया? नाम नाम लिख लो खाली। अब इसके बाद दूसरा रोल स्टार्ट होता है किसका? द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग का। द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ये नोट करते जाओ। द्वितीयक और माध्यमिक उद्योग। बच्चों, ये जो द्वितीयक उद्योग है इसमें दो प्रकार के, विनिर्माणी और रचनात्मक। विनिर्माणी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और ये कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं बताओ? क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसका? चल संपत्ति का। और रचनात्मक में क्या आते हैं? अचल संपत्ति का। जैसे बांध, रोड, पुल, बिल्डिंग, ये सब बनाना किस में आता है? रचनात्मक उद्योग में। और विनिर्माणी में जैसे कपड़ा, खाने पीने की चीजें, ये जो बनाते हैं, ये विनिर्माणी में। यहां तक की बातें समझ में आ रही है क्या? अब विनिर्माणी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कितने प्रकार की है? चार प्रकार की। कौन कौन सी? विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, प्रक्रियात्मक और संग्रहण। विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, प्रक्रियात्मक और संग्रहण, ये चार प्रकार की उद्योग हैं। कौन से? मैन्युफैक्चरिंग। पहले एक बार ये टेबल बना लो, फिर इनको समझाता हूं। और बस आपको टेबल ही ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बार इंग्लिश में भी दिखाता हूं, पहले एक बार हिंदी वालों को लिख लेने दो। ये विनिर्माणी उद्योग कितने प्रकार के? चार प्रकार के। अब आ जाओ कौन सा? वाणिज्य। वाणिज्य कितने प्रकार के? एक व्यापार और एक व्यापार के। व्यापार के सहायक वो ये हैं जो तृतीयक उद्योग है, यानी कि सेवा। सेवा में क्या क्या आती है? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, बैंकिंग, फाइनेंस, बीमा, इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट। ये सब व्यापार के सपोर्टिंग है, इनके बिना व्यापार नहीं हो सकता। अब देखो, ये ध्यान रखना, व्यवसाय, बिजनेस अलग है और ट्रेड अलग है। व्यापार अलग है और व्यवसाय अलग है। व्यवसाय का पार्ट है क्या? व्यापार। व्यापार दो प्रकार के, आंतरिक और बाह्य। जो देश की सीमा के अंदर अंदर किए जाए वो आंतरिक, और जो देश की सीमा के बाहर किए जाए वो बाह्य। देश की सीमा में दो तरह के ट्रेड मिलेंगे आपको, होलसेल और रिटेल। थोक व्यापार और खुदरा। फुटकर बोल दो भले, जिसमें कस्टमर को एक एक चीजें देते हो और यहाँ बल्क में देते हो। बाह्य व्यापार की बात करें तो तीन तरह के होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एक्स्ट्रापोर्ट। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एक्स्ट्रापोर्ट। इंपोर्ट मतलब बाहर से माल खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब
देश के बाहर माल बेचना, और एक्सट्रापोर्ट मतलब देश के बाहर से माल खरीदना या प्रोसेस करना और वापस एक्सपोर्ट करना, आयात करके निर्यात करना, इसको कहते हैं पुनः निर्यात। एक बार हिंदी मीडियम वाले इसको बना लो फटाफट। व्यवसाय के दो भाग, उद्योग वाणिज्य। ये टेबल बना ली। बना लिया सबने। अब इस टेबल के नीचे पहले हिंदी मीडियम वाले सुनो, नोट करके एक बात लिख देना। अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यवसाय का प्राथमिक कार्य क्या है, और आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्यापार का प्राथमिक कार्य क्या है, और आप इसमें हो जाओ कंफ्यूज, जबकि है बहुत सिंपल सी बात। बताओ बिजनेस का प्राथमिक कार्य क्या है? कोई भी बिजनेस करेगा उसका प्राथमिक कार्य क्या है? उत्पादन करना, उत्पादन करना। और अगर आप ट्रेड करोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा? क्रय। तो व्यापार का प्राथमिक कार्य होता है क्रय करना, और व्यवसाय का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बताओ। व्यापार का प्राथमिक कार्य क्या है? क्रय करना। और अगर आपसे कभी पूछ ले कि व्यवसाय या व्यापार की मुख्य क्रिया क्या है, मेन एक्टिविटी क्या है, प्राथमिक नहीं पूछ रहे मुख्य। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में ज्यादा, इस टाइप की उल्टी सुल्टी चीजें ज्यादा पूछते हैं वो। तो मुख्य क्रिया एक ही टारगेट होता है हमारा, क्या? विक्रय करना, ताकि लाभ कमा सके। तो मुख्य क्रिया होती है विक्रय करना, चाहे वो व्यापार हो चाहे व्यवसाय हो। और फिर कोई पूछे कि साहब व्यवसाय या व्यापार का उद्देश्य क्या है, तो क्या कहोगे? लाभ कमाना। ये सब क्यों कर रहे हैं हम? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं साहब। समझ में आ रहा है? यहां तक की बातें क्लियर है? चलो पहले यहां तक का इंग्लिश मीडियम वालों को भी नोट करवा देते हैं। एक बार ये डायग्राम इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लें। बिजनेस दो टाइप के, कौन कौन से? इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री तीन टाइप की। हिंदी मीडियम वाले पुनः निर्यात क्या की, ये इंग्लिश सब लिख देना, मैं एक्स्ट्रापोर्ट बोल रहा था, इंटरपोर्ट है इंटरपोर्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये हिंदी में भी इंटरपोर्ट लिखा हुआ जाता है और आप कंफ्यूज हो जाओ। ये वाला इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले भी, इंटरपोर्ट, पुनः निर्यात। कर लिया हमने? आगे बढ़ूं? अब इन इंग्लिश मीडियम वाले नोट करके ये भी लिख दो कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ बिजनेस क्या है? बताओ। प्रोडक्शन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रेड, परचेजिंग। मेन फंक्शन ऑफ ट्रेड और बिजनेस क्या है? सेल। और ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग। कर लिया नोट? ये मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझा दिया। अब एक बार वापस से डायग्राम पे आते हैं। यहां देखो, आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जो समझना। व्यवसाय के दो भाग, उद्योग और वाणिज्य। पहले उद्योग की बात करते हैं। प्राथमिक उद्योग तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपके कि निष्कर्षण क्या होता है और जननिक क्या होता है। ये लोग पूरा डिटेल में ही पढ़ के सुना देते हैं। प्राथमिक उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, ये ऐसे उद्योग हैं जिसमें प्रोडक्ट हमको कहां से मिलता है? प्रकृति से।
प्राकृतिक स्रोत से जो निकाले जाए वो निष्कर्षण है। आप पेट्रोल डीजल जो भी आप यूज कर रहे हो कहां से आ रहा है? प्रकृति से, वहां से निकाल रहे हैं, हम शोधन कर रहे हैं। ये उद्योग सेकेंडरी उद्योग के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। नहीं समझे? आपने साहब माइन से पत्थर निकाला और आप पत्थर निकाल के बेच रहे हो किसको? मार्बल वाले को। वो उस पत्थर की काट पीट करके उसको मार्बल बनाएगा, तो उसके लिए तो रॉ मटेरियल हो गया और आपका सेल हो गया। यहां तक समझ में आ गया? अब जननिक उद्योग की बात करें, जो पशु पक्षियों का प्रजनन करा के, पालन करा के, वनस्पति उगा के जो मिलते हैं, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब इसमें आते हैं। ये हो गया आपका प्रजनन उद्योग। सेकेंडरी उद्योग में मैंने आपको 3 तरह के उद्योग बताए, 2 तरह के बताए, निर्माणी और रचनात्मक। निर्माणी उद्योग क्या होते हैं? जो कच्चे माल को प्रोसेस करेंगे और निर्मित माल में बना देंगे। इससे ही उपयोगिता का सर्जन होता है। कौन सा? रूप उपयोगिता या प्रारूप उपयोगिता। कौन सी संपत्ति का निर्माण होता है इसमें? चल संपत्ति का। अब ये 4 प्रकार के, और ये 4 प्रकार सुनो। निर्माणी उद्योग कितने प्रकार के बताए? 4। पहला बताया मैंने आपको विश्लेषणात्मक, यानी कि एक चीज का इतना विश्लेषण करो कि उससे कई चीज बन जाएंगी। एक से अनेक, एक ही डायलॉग याद रखना, एक से अनेक। जैसे सरसों का तेल देखा आपने किससे निकलता है और उससे क्या क्या निकलता है? सरसों से तेल निकल गया और जो बच गया वो खड़, वो भी काम आता है। एक से 2 चीज निकल गई, समझो। जैसे दूध से दही, छाछ, मक्खन, मिठाइयां, ये विश्लेषणात्मक उद्योग है। समझ में आ रहा है? एक से अनेक। अब आओ कृत्रिम। इसमें क्या करते हैं? 2 चीजों को मिलाकर एक चीज बनेगी। 2 चीजों को मिलाकर एक चीज बनेगी। बताओ सीमेंट किससे बनती है? सीमेंट में 2 ही 2 चीज लगती है, चूना पत्थर और जिप्सम। तो जब आप विभिन्न इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर क्या कर दो? एक। तो यहां डायलॉग क्या बोल दूं? अनेक से एक। और ये क्या था? एक से अनेक। और यहां क्या है? अनेक से एक। 2 बातें समझ गए? तीसरा आ जाओ प्रोसेस। जब कोई चीज बनाने के लिए वो कई प्रोसेस से गुजरी। नहीं समझे? ये आपने जो ड्रेस पहन रखी है, आप बताओ इसमें क्या क्या काम हुआ है? देखो मैं आपको बताता हूं। ये जो आपने ड्रेस पहन रखी है, जो हाथ लगा के देखो इसके, देखो देखो थोड़ा, यो स्लिप मार रहा है। ये मसलिन कपड़ा है आपका। कौन सा कपड़ा है? मसलिन। अब ये मसलिन कपड़ा कहां से आया? कपास से। कपास से। अगर आप इस मसलिन कपड़े को रो देख लो ना, आप उल्टियां कर दो यूं, क्योंकि मेरा तो रोज का काम है। ये कपड़ा आता है अपना साउथ से, ये रोड से आता है ये कपड़ा, क्योंकि मेरे तो क्लाइंट है ही यही, मेरा तो धंधा ही यही है। ये रोड से आता है जयपुर, और यूं हाथ लगाते हैं आपके हाथ में स्मेल हो जाएगी। आपने रजाई है क्या आपके घर पे? तो रजाई के खोले होते हैं ना, कवर, देखे आपने? अजीब से होते हैं ना, वैसा आता है कपड़ा। फिर ये जाता है यहाँ पे डाइंग प्रिंटिंग की फैक्ट्री में, और सांगानेर विश्व प्रसिद्ध रंगाई और छपाई में। तो ये उसकी होती है धुलाई केमिकल से, तो सारी गंदगी साफ। अब वो कपड़ा हाथ लगाने लायक मुलायम मुलायम हो जाता है। अब चूंकि कपड़ा तो हमेशा होता है सफेद और तुम्हारा है रंग बिरंगा, तो फिर इसके ऊपर क्या होगा? प्रिंट। अब प्रिंट ऐसा होगा कि तुम्हारा सर्फ एक्सेल भी प्रिंट नहीं निकाल सकता। खतरनाक केमिकल यूज होते हैं, खतरनाक केमिकल। तभी तो सरकार ने तरबती योजना बनाई, जो सांगानेर में सारी गंदगी को लेके जाए बाहर। समझ गए? अब आपने प्रिंट तो करवा लिया, पर आप देखो ये बटन भी लगे हुए हैं और यहाँ पे फूल फाल भी बने हुए हैं। ये कैसे बने? ये एम्ब्रॉयडरी हुई। और फिर आप देखो आपकी ये जो कॉलर है, इसमें ये गोटा लगा हुआ है, ये गोटा वर्क हुआ है।
हाँ, हर चीज की कॉस्ट आती है भाई, ये 20 रुपए का गोटा है और 60 रुपए का एम्ब्रॉयडरी वर्क है इसमें। वो आपके लिए है। ये आपको पीस चाहिए मेरे को बता देना, 350 रुपये मिल जाएगा आपको, सिर्फ 350 में। चाहे जितने पीस ले लो, 350 में हम बेचेंगे, लेकिन हमारी एक ही कंडीशन है, हम सेट में बेचते हैं माल। हाँ, अरे तुम जो पहन रखे हो ना, ये कोई क्वालिटी का कपड़ा नहीं है। ये मेरा कपड़ा नहीं दिख रहा आपको? आपने देखा 90% में व्हाइट कलर की शर्ट पहनता हूँ, और ये वाला, ठीक है, एक हाथ लगा के देख तू, लग रहा है कुछ? यूं लग रहा है ना कागज, फोकट का है, फोकट का। इसको 60x60 कॉटन कहते हैं, प्योर कॉटन है ये, प्योर कॉटन 60x60, एकदम पतला कागज जैसा आता है। तो मेरे को ऐसे ही मैं हमेशा शर्ट ऐसे ही पहनता हूँ, मुझे ऐसे लगे कि मैं पहन ही नहीं रखा, बनियान में घूम रहा हूँ, तो कंफर्ट फील होता है इसमें। और ये मैं क्लाइंट के यहाँ से माल लाता हूँ, और इतनी गजब की क्वालिटी है इस कपड़े में, और इसको बाजार में बेचोगे 1500-1500 रुपए में बेचता है। लेकिन आप समझे नहीं, आप तक माल पहुंचने में कई लोग इन्वॉल्व हो गए। आप मेरे को सर मेरे को दिला दो 350 में, हमारी एक ही कंडीशन, हम सेट पे बेचेंगे माल। सेट में मतलब पूरे साइज लेने पड़ेंगे आपको, एक्सएल एक्स ML सब, टुकड़े नहीं होते ऐसे। मैन्युफैक्चरर नहीं बेचता ऐसे, वो बल्क में बेचता है। तो मैन्युफैक्चरर से कौन लेके जाएगा? होलसेलर। होलसेलर से कौन लेके जाएगा? अब बताओ, इतने लोग इन्वॉल्व हो गए तो रेट तो बढ़ेगी ना, हर आदमी अपना अपना मार्जिन जोड़ेगा। और रिस्क सबसे ज्यादा किसकी? रिटेलर की, क्योंकि जो माल नहीं बिका वो उसके लिए रद्दी, तो वो डबल तो करना ही है, क्योंकि 50% का मार्जिन जोड़ेगा तो 20% बचेगा उसकी। इसलिए आपको 1700 को मिला है, क्योंकि रिटेलर के घर में 950 का आया था, होलसेलर को 500 का मिला था, 350 में मैन्युफैक्चरर के कॉस्टिंग आई थी इसकी। तो माल क्या होता है, इतनी प्रोसेस से निकल के एक फिनिश गुड्स बना, तो ऐसे उद्योग क्या कहलाते हैं? प्रक्रिया। अब आप बताओ, चीनी कैसे बनती है? गन्ने से तो गुड़ बनता है, हमने तो ये सुना है, और गन्ने का जूस बनता है, कई बच्चे पी रहे थे कल ही। गन्ने से क्या बनेगा? गन्ने का जूस, फिर उसको प्रोसेस करोगे बनेगा गुड़, और प्रोसेस करोगे तो चीनी। तो जब कहीं प्रोसेस से होकर गुजरी, तो ये उद्योग क्या कहलाते हैं? प्रोसेसिंग। अब एक आ जाओ असेंबलिंग। ये ऐसे उद्योग हैं जो बनाते कुछ नहीं, इधर के पार्ट जोड़े, इधर के पार्ट जोड़े, पार्ट जोड़कर एक चीज बना दी। मारुति की कार देखिए, अब मजेदार बात बताऊं, मारुति की कार जरूर देखी आपने, पर मारुति की खुद की फैक्ट्री नहीं है। मारुति क्या करता है? टायर ले रहा है MRF के, समझ लो, क्लच वायर बनवा रहा है किसी और से, बॉडी बनवा रहा है किसी और से, और सबसे माल लाके एक जगह नट बोल्ट कस देता है। जैसे आप कंप्यूटर है ना आपके घर पे, कंप्यूटर आप ब्रांडेड कंपनी का नहीं खरीदो तो कैसे बनता है? मदरबोर्ड किसी और से ले आए आप, और कीबोर्ड किसी और से ले लिया। ये उद्योग क्या कहलाते हैं? असेंबली। बोलो, समझ में आ गया? क्लियर है? इतना काफी है बस इस चैप्टर में, यहां तक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने वो चीजें कराई हैं जो आपके कोर्स में नहीं थी। अब हम स्टार्ट करेंगे व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। लेकिन ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये हमने जो पढ़ाई अपना समय खराब नहीं कराया, ये लास्ट एग्जाम का पेपर है, फर्स्ट ग्रेड का। अब आप मुझे इसके जवाब देंगे क्वेश्चन के, जो आप पढ़ चुके हैं। अब मैं इसमें ऑडिट के क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं आपसे, और जो अब तक पढ़ा चुका वो भी पूछ लेता हूं, देखते हैं आपसे सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्वेश्चन नंबर 31, हुज एरिया इज वाइडर इन बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री? व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार और उद्योग में कौन सा व्यापक है? बोलो आंसर, क्या आंसर होगा? व्यवसाय, क्योंकि व्यवसाय के दो भाग, उद्योग और वाणिज्य। अब बताओ, अगर नहीं पढ़ते तो कैसे करते इसको? कोर्स में भी नहीं है ना ये, तो फिर भी आया ना एग्जाम में, और फर्स्ट ग्रेड का ही पेपर है ये।
और पिछला ही पेपर है। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सर ऐसे लड्डू क्वेश्चन आते हैं, फिर तो हम आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। पढ़े हुए से बाहर नहीं आएगा, और पेपर वाकई में फर्स्ट ग्रेड का टफ नहीं आता। आप लोग अगर फेल होते हैं फर्स्ट ग्रेड में तो सिर्फ प्लानिंग की वजह से। आप प्लानिंग प्रॉपर करो कि मुझे इस सब्जेक्ट से इतने नंबर लाने, इस सब्जेक्ट में मुझे इतने क्वेश्चन तैयार करने, फर्स्ट पेपर में मेरे को ऐसे स्कोर करना है, और टारगेट लेके चलो। बिना टारगेट के स्टडी करने का कोई सेंस नहीं है। 120 क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर में ठीक होने ही चाहिए। अगर नहीं होंगे तो सिलेक्शन भूल जाना, नहीं होगा सिलेक्शन। मैं आपको आज बता रहा हूं 150 में से कितने होने चाहिए। अब आपको और बता दूं, 120 का मतलब 100%। क्यों? क्योंकि 150 में से 15 क्वेश्चन तो जो है ना, ऐसे मान लेना जो आरपीएससी बाद में डिलीट करेगा, उग चूक देगा, वो खुद ही उग चूक है। तो 15 तो हो गए। 15 क्वेश्चन का आपको ऑप्शन दे दिया कि कोई बात नहीं, कोई एक आध सब्जेक्ट में कोई एक आध चीज पढ़ी हुई नहीं आई। 120 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो अगर आपने पढ़ा तो। और फर्स्ट पेपर में आपके पास कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए बताओ? पासिंग के लिए कितने चाहिए? कितने आएंगे क्वेश्चन? 75। 75 में से पासिंग के लिए कितने चाहिए? 30। पर 30 35 लाने वाले की पार नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से आपको 50 लाने चाहिए, लेकिन अगर आप 40 में ले आओगे, अगर आप 40 में ले आओगे फर्स्ट में, तो टोटल कितने हो गए? 160 इंटू 2 कितने हो गए? इसमें पार पड़ जाएगी आपकी। 320 मार्क्स आ जाएंगे तो पार पड़ जाएगी। अब तुमको क्या करना है? सेकंड की सब्जेक्ट के नाम लिखो। ऑडिट कितने क्वेश्चन? 2। फिर अपन आते हैं बीओ। बीओ में एक एक चैप्टर वाइज नाम लिखो, और देखो कि मेरी कौन सी में कितनी ग्रिप है, और मैं कहां से कितने स्कोर कर सकता हूं। 120 पे आंकड़ा छूना है, इसके बिना पार नहीं पड़ेगी। एक बार आरक्षण आरक्षण सब भूल जाओ। आप तो जनरल के हिसाब से तैयारी करो। जिनके पास आरक्षण है उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट है, नहीं है तो ये तैयारी करो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। पेपर का लेवल आप देख सकते हो, बहुत आसान रहता है। अब ये देखो पढ़ा हुआ है तो कितना आसान है, नहीं पढ़ा हो तो तुक्के मारोगे। आगे चलते हैं, देखो और एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये बताओ, ऑडिट का क्वेश्चन आया था, शायद मैं करा भी चुका हूं क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंकेक्षण पर मानक बनाने के लिए ऑथोराइज है? कौन से बताओ? ICAI। 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं मेरे से। आगे चलते हैं। आपको मैंने स्टार्ट नहीं कराया, लेकिन बता दूं, व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? सबसे पुराना। यहां क्या बड़े पंगे हो गए साहब, इस क्वेश्चन में बड़े पंगे हो गए। अच्छा देखो, हमने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था सबसे प्राचीनतम स्वरूप एकल व्यवसाय, और मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूं। बुक में लिखा हुआ है, 11th की में लिखा हुआ है एकल स्वामित्व, 12th की में लिखा हुआ है HUF। HUF तो भारत में है। इनको क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए था? भारत में, विदेश में थोड़ी है। तो मेरे ओपिनियन में क्या होना चाहिए था? एकल स्वामित्व। पर आंसर क्या माना? HUF। इन्होंने किस हिसाब से मान लिया? अब ये तो आप ऐसे मान के चलो, ऐसे डिबेट भी होते हैं, ऐसे डिबेट भी होते हैं, और कई बार ये जिद्दी भी होते हैं कि आपके आंसर को सही भी नहीं करेंगे, डिलीट भी नहीं करेंगे। ये तो इनहेरेंट रिस्क है जो मान के चलनी है। ठीक है, और चलते हैं आगे। 150 नंबर का क्वेश्चन बताओ, कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताओ तो आंसर क्या होगा? चलो बताओ। सत्य एवं उचित का पता लगाना उद्देश्य या नहीं है? राय यही देते हम तो। अशुद्धि का पता लगाना ये भी काम है, कपट का पता लगाना ये भी काम है। पर आपको मैंने कल ही लिखवाई थी एक बार कि सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है।
ये बात कहां लिखी हुई है बताओ? कल केस का नाम भी बताया था। सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है, हमारा काम क्या है? राय देना। क्लियर है सबके? तो देखो, ये आपने एक टॉपिक पढ़ा। अब एक आखिरी बात और लिखवा देता हूं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। बताओ, बिजनेस एक प्रोसेस है या नहीं है? क्या एक प्रक्रिया है? प्रक्रिया क्यों है? प्रोसेस क्यों? क्योंकि इसमें इनपुट भी होता है, उसको प्रोसेस भी करते हो, और आउटपुट भी होता है। तो व्यवसाय एक प्रणाली तंत्र है, मतलब एक सिस्टम है। व्यवसाय एक प्रणाली तंत्र है। यह कथन किसने कहा कि बिजनेस इज ए प्रोसेस सिस्टम? प्रोसेस सिस्टम है, ये किसने कहा? रॉजर्स ने, बुस्क्रिक ने। ये आपको याद रखने हैं, छोटी छोटी बातें। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे देश में जो व्यवसाय कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? प्राइवेट लोग कि सरकारी? दोनों ही कर रहे हैं। कितने ऐसे व्यवसाय हैं जो केवल और केवल सरकार की मोनोपोली के अधीन है? बताओ। दो क्षेत्र हैं, रेलवे और परमाणु, जिनमें मोनोपोली किसकी है? सरकार की। अब रेलवे में भी क्या हुआ है, अभी मोदी सरकार ने एक ट्रेन चलाई, कौन सी? तेजस। और उसको किस मोड पे चलाया? पीपीपी मॉडल पे। पीपीपी मॉडल क्या है? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसको कहते हैं मिश्रित। कौन सा? मिश्रित। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यवसाय की मिश्रित अवधारणा। मिश्रित अवधारणा मतलब प्राइवेट प्लस पब्लिक। व्यवसाय की मिश्रित अवधारणा का उदय भारत में सबसे पहले कब हुआ और किसके कहने पे हुआ? मिश्रित अवधारणा का शुभारंभ दत्त कमेटी की सिफारिश पर किया गया। इस पर किया गया, दत्त कमेटी की सिफारिश पर किया गया, और 1969 था जहां तक मुझे ध्यान है। चलिए देखो, चैप्टर शुरू करवा रहा हूं। यहां से आपका ये चैप्टर शुरू है। व्यवसाय का अर्थ ऐसी आर्थिक क्रिया से है जिसमें बिजनेसमैन को तो मिलता है प्रॉफिट और समाज को कोई ना कोई वस्तु या सेवा। सभी आर्थिक क्रिया व्यवसाय नहीं होती, लेकिन व्यवसाय क्या है? आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय एक बड़ा शब्द है जिसमें व्यापार, उद्योग, वाणिज्य और पैसा क्या है? शामिल है। और ये लाइन पे क्वेश्चन आ गया था। व्यावसायिक संगठन के कई प्रारूप है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। संयुक्त क्षेत्र का विचार 1969 में किसके सिफारिश के आधार पर दिया गया था? दत्त कमेटी। तो इन्होंने कहा साहब आप बिजनेस जो है प्राइवेट और पब्लिक दोनों लोग मिलकर कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। संयुक्त क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की क्या होती है? पार्टनरशिप। अब आपसे कोई ये पूछे कि साहब व्यावसायिक संगठन की, आदर्श व्यावसायिक संगठन की विशेषता क्या है? आप किसको आइडल कहेंगे? तो किसको आइडल कहेंगे? जिसमें सबसे ज्यादा गुण है। पर एक बात ही ध्यान रखना, प्रोफेसर हैने ने एक बात कही
प्रोफेसर हैने के अनुसार कि व्यवसाय उस बच्चे की तरह है, व्यवसाय उस बच्चे की तरह है जिसके पिताजी आर्थिक मुनाफा है, क्योंकि बाप से तो फायदा ही मिलता है और मां लगाती है कानून, एवं माताजी कानून है। ये प्रोफेसर एनए ने कहा जैसा बिजनेस एक ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी कौन है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कानून की भी पालना करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? आगे बढ़ूं। फिर एक टॉपिक पूछा जाएगा आपसे कि साहब सबसे बेस्ट कौन सा। अब देखो बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा गुण होगा वो बेस्ट है। अब देखो हम किसको बेस्ट कहेंगे, जिसको निर्माण करना क्या हो, तो बताओ इसमें कौन सा सबसे बेस्ट हुआ इस गुण के आधार पर। एकल स्वामित्व। आपने खट से आंसर दिया, क्या आप इनके आंसर से एग्री हैं? आप कह रहे हैं हाँ, आप भी एग्री हैं। क्यों? क्या एकल स्वामित्व का निर्माण करना आसान है? क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं सर, शटर ऊपर करो, दुकान पे बैठ जाओ। कहीं कोई रजिस्ट्रेशन, कहीं कोई पंजीकरण कराना है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी, कुछ नहीं, दुकान लेके बैठ जाओ, दुकान चालू। इसे इसमें तो कौन सा गुण है? एकल स्वामी में। कंपनी में नहीं है ये गुण, कंपनी में तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी है। दूसरा, जिसमें जोखिम कम हो और सीमित क्या हो। यहां पे लाला जी खेल गए, क्योंकि अगर मान लीजिए तुम समोसे की भी दुकान करते हो और समोसे तल तल के बेच रहे हो, समोसे में आ गई छिपकली और तुमने खिला दिया छिपकली का समोसा और लोगों ने उसको हरी मिर्ची समझ के खा लिया, ये समोसा विथ हरी मिर्ची, समझ रहे हो, और वो वहीं गया, तो मान लो तुम जेल की चक्की पीसोगे, आपके सर आपका घर बिक जाएगा साहब। क्योंकि व्यापार में एकल स्वामी का दायित्व क्या है? असीमित है, घर बिक सकते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सी? कंपनी। दूसरा जाओ, पर्याप्त वित्त की व्यवस्था हो, पैसा होना चाहिए। एक आदमी के पास कितना पैसा होगा? क्या बनाओ? कंपनी। सर पैसा कहां से आएगा? जनता से। आईपीओ लेके आओ, जनता से पैसे लो और व्यापार करो, बिना ब्याज का पैसा, लोगों का पैसा। डूब जाए तो हाथ खड़े कर दो कि मैं अलग और कंपनी अलग। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? तो यहां पर भी कौन पास हो रहा है? कंपनी। फिर आ जाओ लॉटशीलता, फ्लेक्सिबल। मैं चाहूं तो दुकान कभी भी बंद कर दूं और चाहूं तो कभी भी चालू कर लूं। ये गुण तो लाला जी की दुकान में ही है। आज बारिश हो रही है यार, दुकान नहीं जाएंगे, छुट्टी। प्रबंध की प्रभाविकता है उनमें, कार्य क्षमता, ये लाला जी में नहीं है। तो लाला जी तो कोई भी बन जाएगा, उसमें मैनेजरियल टैलेंट थोड़ी होता है। ये किसमें होता है? कंपनी में, क्योंकि वहां पे पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं। हितों का हस्तांतरण किया जा सके, ये लाला जी की सबसे बड़ी समस्या है। आज मान लीजिए आपने दुकान खोल ली, उसके मालिक आप हो, और अब आप बूढ़े हो गए, आप अपने बेटे के नाम पर दुकान करना चाहो, नहीं होती। कभी भी एकल स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। पर कंपनी में शेयर बेच दो, कंपनी वही रहेगी, शेयर बेच दो, तो यहां पर कंपनी फायदेमंद है। स्थायित्व, यहां पे लाला जी फिर फेल, लाला जी खत्म, व्यापार खत्म। लेकिन कंपनी में धीरू भाई अंबानी मर गया, रिलायंस आज भी है, रिलायंस आज भी है। अंबानी सारे मर जाएंगे एक दिन, रिलायंस फिर भी रहेगी। नहीं समझे क्या? आप बताओ, एक कंपनी में 4 सदस्य हैं, कितने? 4, और 4 ही क्या है? डायरेक्टर। जो भी है सर्वा सर्वे कौन है? 4। जो भी करने कराने वाले लोग हैं वो कितने हैं? और वो चारों बिजनेस के काम से मुंबई जा रहे थे, जयपुर से। रोड एक्सीडेंट में ऑन स्पॉट चारों की डेथ हो गई।
क्या कंपनी मर गई? चलाने वाला तो कोई नहीं है। तो कंपनी अलग और कंपनी के सदस्य अलग। कंपनी का निर्माण किससे हुआ? कंपनी का निर्माण किससे हुआ? कानून से। तो मरेगी भी कैसे? मेरे पापा मुझे एक बात कहते थे कि भगवान शंकर से पंगे नहीं लेना, क्योंकि उनकी तीसरी आंख होती है। और आजकल हनी सिंह के गाने चल रहे हैं, अगर मान लो तांडव कर दिया और तीसरी आंख खोल दी तो क्या हो जाएगा? सुना है क्या आप लोगों ने? बताओ, शंकर भगवान तांडव कर दें, तीसरी आंख खोल दे तो क्या हो जाता है? संपूर्ण सृष्टि में प्रलय आ जाएगा, संपूर्ण सृष्टि नाश हो जाएगी। क्योंकि देखो तीन लोग जो है ना, ये तीन लोग कौन? ब्रह्मा विष्णु और, तो सब ब्रह्मा जी का काम सृष्टि का निर्माण करना, विष्णु का काम सृष्टि का पालन करना, और शंकर का काम सृष्टि का विनाश करना। तो साहब जब मैंने कंपनी पढ़ी ना, तब समझ में आया कि शंकर भगवान की तीसरी आंख भी कंपनी का विनाश नहीं कर सकती, क्योंकि शंकर भगवान ने या ब्रह्मा जी ने इसको नहीं बढ़ाया। किसने बढ़ाया? कानून ने। तो मरेगी कैसे? कानून से। समझ में आ रहा है? ये स्थायित्व, गोपनीयता। बताओ इसमें कौन पास? लाला जी अकेला ही है, किसी को नहीं बताएगा राज। कंपनी में तो कई लोग हैं, पार्टनरशिप में भी कई पार्टनर है। कर का भार कम हो, भाई आप कमाई करो, टैक्स कम देना पड़े। तो बताओ आज की डेट में सबसे कम टैक्स कौन से फॉर्मेट पे लगता है? लाला जी तो जो ही 15 लाख से ऊपर कमाए 30% टैक्स है। पार्टनरशिप में तो 5 रुपए भी कमाओगे 30% टैक्स है। सबसे कम टैक्स है कंपनी में 17.5%। इसे क्या बनाओ? कंपनी। इसे सबसे आदर्श प्रारूप कौन सा हुआ? कंपनी। ये सब गुण है। यहां तक समझ में आ गया? अब हम आज पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये पहला टॉपिक आपका शुरू करने जा रहे हैं, एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो बच्चों, ये तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आप सबको सुना हुआ है, समझा हुआ है। इतनी सी बात समझ लो आप कि लाला जी है, पढ़िए है जी, पढ़िए। अकेला है, पूछो आपसे पैसा कौन लगाएगा? लाला जी। व्यापार कौन चलाएगा? लाला जी। मैनेज कौन करेगा? लाला जी। जोखिम कौन लेगा? लाला जी। लाभ कौन लेगा? लाला जी। बटेंगे दायित्व। अब सुनना, पढ़ने की ट्रिक बताता हूं तुमको, एक बार ध्यान से सुनना बच्चों। ये सब चीजें तो मैं लिखवाऊंगा, पहले ये मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना सब लोग, जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैंने देखो यहाँ क्या लिखा, समझना बात को, क्योंकि तुम्हें मेरे नोट्स को पढ़ने की ट्रिक आ जाएगी। मैंने यहाँ लिखा एकल स्वामित्व के विशेषता। पहली विशेषता क्या लिखी? निर्माण करना आसान, समापन करना आसान। कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं, कोई पंजीकरण कराना है नहीं। लाला जी जाके दुकान पे बैठ गए, निर्माण हो गया। लाला जी उठ गए, समापन हो गया। सिंपल है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा? लाला जी का दायित्व, व्यापार में गाठा हो गया तो बीबी के गहने बिकेंगे, चाहे वो दे या नहीं दे, छीन लेंगे। लाला जी का घर बिक जाएगा। लाला जी ये नहीं कह सकता मैं अलग और व्यापार अलग। अकाउंट्स वाले तो पढ़ाते हैं ऐसे कि व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी अलग होता है, वो अलग कहानी है। जब कानून की बात आएगी तो एक होता है। आपका है सीमित क्या है? दायित्व। दो बातें समझ में आ गई। बताओ, लाभ प्राप्त करने वाला अकेला, जोखिम वहन करने वाला अकेला, कंट्रोल पूरा का पूरा अकेले का है। अलग से इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। लाला जी और लाला जी का व्यापार एक ही है। व्यापार बर्बाद, लाला जी बर्बाद। व्यापार आबाद, लाला जी आबाद। पृथक अस्तित्व नहीं है। यहां ये जो 5 पॉइंट मैंने बताई, ये मैंने चुराए हैं, चोरी करी है मैंने। कहां से? एनसीईआरटी की बुक से।
आप 11th-12th की बुक में एकल स्वामित्व देखोगे, आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, शुरू के 5 पॉइंट। ये मैंने चोरी कर लिए, और आगे ओवर एक्टिंग है मेरी, आगे ओवर एक्टिंग है, इधर उधर की बुक का कलेक्शन। 5 पॉइंट समझ में आ गए? अब मैंने आपको ऐसा क्यों बताया, ये बताओ। एकल स्वामित्व समझ में तो आ गया ना सबके? अब देखो, हड़बड़ी वाले बच्चे हैं आप में से कोई? हड़बड़ी वाले बच्चे जानते हो क्या? हड़बड़ी वाले बच्चे किसको कहते हैं अपन? क्वेश्चन को आधा पढ़ते ही जो है क्या है पढ़ देंगे आप। अरे क्वेश्चन तो पढ़ ले ढंग से। हड़बड़ी वाले बच्चे ध्यान देंगे कि देखो उनके साथ कैसी गलती होगी, इस क्वेश्चन को देखेंगे। और ये 5 ही पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आया, ये 5 ही पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखोगे और मुझे बताओगे। पिछली बार एग्जाम में मुझे सरप्राइज हुआ, बच्चे गलत करके आए। 3-4 बच्चे आके बोले यार इतना आसान क्वेश्चन गलत। अरे गुरुजी पढ़ने में गड़बड़ कर दी। क्या ना, उनको समझ में भी आया हुआ है, पढ़ने में गड़बड़। आप मत करना, एक बार देख लो। हालांकि तो फोन कर दिया मैंने सबको तुम ढंग से पढ़ोगे। चूक गए अपन, दोबारा देखना पड़ेगा। एकल स्वामित्व जहां दिख जाए देखना बच्चों। ये रहा 128 नंबर का क्वेश्चन। हड़बड़ी वाले बच्चे जरूर पढ़ें। 128 नंबर का क्वेश्चन। मैं सोचा मैं ही बूढ़ा हो गया। देखो बच्चों पढ़ो। निम्नलिखित में से एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है। बच्चों ने नहीं पढ़ा ही नहीं पढ़ा, यही गलती हुई, इसको सुधारें। देखो ये कितनी ईमानदार बच्ची है और इसने साफ साफ कहा है, इसको सुधारें। कैसे सुधारोगे बेटा? ऐसी होती है ना, कैसे सुधारोगे इसको? और कितने बच्चे हैं जिनसे ऐसी मिस्टेक होती है? लिखा हुआ है एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है, नहीं को पढ़ ही नहीं रहे, दिमाग में सेट हो गया ये विशेषता है, उस अकॉर्डिंग आंसर देके आगे। इन्होंने कहा विशेषता नहीं है, होता है कई बच्चों से ये। इसका क्या तरीका है सुधारने का? इसका तरीका है प्रैक्टिस। क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। बताओ भी, देख लो, ओपन चैलेंज था ना। अब बता बेटा, ऐसे लड्डू क्वेश्चन गलत होंगे। अब इसमें कुछ ऐसा थोड़ी है जो आपके नहीं समझ में आया हो, है ना। और ये तो तब जो मैं इतना बोल चुका तुमको कि हड़बड़ी मत करना, ढंग से पढ़ना, रपट में चलते तो रपट जाते। ध्यान से सुनो, ऐसे तसल्ली से पढ़ा करो। एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है। पहला, शीघ्र निर्णय। बताओ विशेषता है या नहीं है? भाई डिसीजन कौन लेगा? लाला जी किसी से पूछना है? कोई टोकने वाला है? तो ये तो विशेषता हुई कि नहीं हुई? हुई, तो ये तो छोड़ो, ये काम का नहीं है ऑप्शन। दूसरा, सीमित दायित्व, तो ये विशेषता है क्या? नहीं है, तो दूसरा सही है। तेरी बात सही है, आगे पढ़ना ही बंद कर दें या पढ़े? पढ़ते हैं। तीसरा, स्वतंत्र अस्तित्व, होता है कि नहीं होता? होता है। अरे अभी क्या पढ़ाया आपको कि पृथक अस्तित्व नहीं, पृथक अस्तित्व नहीं। इसका मतलब इस स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। लाला जी और लाला जी की दुकान एक ही है, ये गुण तो खाली किसमें है? कंपनी में। ये कंपनी अलग और कंपनी को चलाने वाले लोग अलग। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? तो बताओ तीसरी विशेषता है कि नहीं है? नहीं है, आंसर क्या होगा? 70% बच्चे इसका आंसर गलत करके आए थे। 70% बच्चे, बताओ, ऐसे लड्डू क्वेश्चन की।
अब इसमें क्या ही समझाना, और सिर्फ हड़बड़ी। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? चलिए